Hello, student. Welcome back to Sambhav. About myself, I am Rahul Thakur. I am master degree holder with English honors. Along with that, I have done my B.Ed and I am seated qualified. Today, I would like to announce about myself that I am co-founder of Sambhav Foundation. और आज हम आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर के आए हैं कि जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ एंड जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशंस कौन सा ऐसा कॉमन कोर्स है जिसे आप परस्यू करके अपने लाइफ में कई सारे दरवाजे खोल सकते हैं खुद के लिए, जहाँ पे आप अपने करियर को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। तो दैट कोर्स इज़ नन अदर दैन BA LLB और LLB। BA LLB ट्वेल्थ के बाद आप परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आपके पास ट्वेल्थ में 50% मार्क्स होना चाहिए। BA LLB का ड्यूरेशंस टोटल 5 इयर्स का होता है। BA LLB बैचलर ऑफ आर्ट्स विद बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ये सेम इक्विवेलेंट होता है LLB के, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के। लेकिन बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ LLB करने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट है तो दैट मस्ट बी मिनिमम मार्क्स 50%। इसके बाद आप एलिजिबल हैं इन कोर्स में एडमिशन्स के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे वकील साहब ऐसे ही घूमते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि हु स्पीक्स सच वर्ड, बट एग्जैक्टली the person who continue this course and they have the complete knowledge about this course, then definitely they will not be on the road. They can do better because they have the huge options to work in a different sphere. आज मैं उन्हीं जॉब फील्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा लॉ ग्रेजुएट है या कोई स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट है तो उसके लाइफ में क्या सब अपॉर्चुनिटी है जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उसे सेलेक्ट कर सकता है। नंबर 1, जब आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं इसके बाद आपके पास एक ऑप्शंस होता है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में। चाहे डिग्री आपने किसी भी स्टेट से ली है, इट डजंट मैटर, आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक BCI का एग्ज़ाम देना पड़ता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसको IB बोलते, AIBE, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड लॉयर हो जाते हैं। आपको चैम्बर अलॉट होता है एंड यू कैन मेंशन ओवर योर विजिटिंग कार्ड दैट आई एम द रजिस्टर्ड लॉयर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स एंड माय चैम्बर नंबर इज़ दिस। तो इसके बाद आप कर क्या सकते हैं, इसके बाद आप अपने किसी भी क्लाइंट का डिफेंस कर सकते हैं और अपने क्लाइंट से अपने अकॉर्डिंग अपने फीस ले सकते हैं, और जो कि आपका अपना मेहनताना होता है, जो कि आपकी अपनी खुद की अर्निंग होती है। और ये कोई बाउंडेशंस नहीं है कि अगर आपने दिल्ली में रजिस्टर्ड खुद को किया है या बिहार में रजिस्टर्ड किया है तो आप केवल बिहार स्टेट या दिल्ली स्टेट या पंजाब या गुजरात या हरियाणा किसी एक स्टेट में ही अपने क्लाइंट का डिफेंस कर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट में भी जाकर क्लाइंट का डिफेंस कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे केवल आपको एक वकालतनामा का फॉर्म भरना होता है जिस पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि आई एम रजिस्टर्ड लॉयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, माई रजिस्ट्रेशन ID इज़ दिस और आई वॉन्ट टू डिफेंस माई क्लाइंट। इसके बाद आप परमिटेबल होते हैं कि आप अपने क्लाइंट का डिफेंस अलग स्टेट में भी कर सकते हैं। मीन्स दिस इज़ द बेस्ट डिग्री यू कैन से, कि जिसके बाद आपको पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में अपने क्लाइंट को डिफेंस करने की पूरी आज़ादी मिलती है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग्स एवर। सेकेंड थिंग, अगर आप कोर्ट परिसर के अंदर डिफेंस का काम नहीं करना चाहते हैं तो एक नोटरी वर्क होता है, आप नोटरी वर्क भी कर सकते हैं जिसमें सिविल वर्क होता है, जस्ट लाइक स्टैम्प वेंडर जो होते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जैसे कि GPA, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, डीड ऑफ विल, म्यूटेशंस। आप इस तरीके के काम को भी परफॉर्म करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन इस तरीके का है कि जैसे बहुत सारे लेबर कोड बनाए गए हैं प्रत्येक स्टेट में, बहुत सारे लेबर कोड आपको मिल जाएंगे।
ये लेबर कोड किस लिए होता है? जनरली बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने वाली कंपनीज होती है, चाहे वो कंपनी एलएलपी हो, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप का हो, या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, या प्राइवेट लिमिटेड फर्म होता है जो एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड होता है, या लिमिटेड फर्म होता है। इन सभी फर्म में एम्प्लॉय वर्क करते हैं और एम्प्लॉय और कंपनी के बीच कुछ कभी जनरली एक डिस्प्यूट चलता ही रहता है, कभी सैलरी को लेकर के, कभी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशंस को लेकर के, तो कभी जॉब से डिसमिस करने को लेकर के, या फिर नोटिस पीरियड नहीं देने के रीज़न से, मतलब कुछ इस तरीके का, या मिनिमम बेसिक सैलरी नहीं प्रोवाइड करने के पर्पस से, या डिडक्शन एक्स्ट्रा कर लेने के पर्पस से। तो इस सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए स्पेशली कोड बनाया गया है जिसको हम लोग लेबर कोड कहते हैं। आप वहाँ पे भी उस लेबर को डिफेंस करने के लिए कंपनी के अगेंस्ट आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और उस लेबर को उसका अधिकार दिलवा सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आपको उस लेबर से पर्टिकुलर फीस मिलती है। दैट इज़ आल्सो द गुड थिंग्स। और ये भी प्रोफेशंस बहुत अच्छा है जहाँ पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे यूथ आज के इस टाइप के होते हैं कि सर मुझे तो एक एमएनसी कंपनी में जॉब करनी है, तो क्या मैं लॉ करने के बाद कर सकता हूँ? हाँ, व्हाई नॉट, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी एमएनसी कंपनी में एक लीगल एडवाइज़र के पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं जहां पे आप 10 to 6 की जॉब कर सकते हैं और आपको इसके बदले में एक एनुअल पैकेज वो पर्टिकुलर कंपनी आपको प्रोवाइड्स करेगी और आप एक इस तरीके की लाइफस्टाइल जी सकते हैं जहाँ पे आप कंपनी के लिए लीगल स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे और इवन उसका किसी भी लीगल डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशंस कोर्ट में आप डिफेंस करके कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से किसी कॉर्पोरेट कंपनी में लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंपनी में 10 से 6 की नौकरी ना करें, हम अपना खुद का लीगल फर्म चलाएं, तो आप अपना लीगल फर्म भी चला सकते हैं। लीगल फर्म चलाना जस्ट लाइक एक डॉक्टर्स किसी पेशेंट्स को देखने का एक चार्ज फिक्स करता है, इन द सेम वे आप किसी को लीगल एडवाइस देने का अपना एक चार्ज फिक्स कर सकते हैं और एडवाइस देने के बदले आप उससे वो चार्ज ले सकते हैं। दैट विल बी अर्निंग। अदरवाइज आप अपने लीगल फर्म को चलाते हुए कई कंपनीज़ का आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं फ्रीलांसर के तौर पे, कि जब भी उसको कोई लीगल डिस्प्यूट जनरेट होगा तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे कोर्ट में जा कर के, या लीगल स्क्रिप्टिंग आप अपने फर्म पे बैठे बैठे उसके लिए काम करेंगे। इसमें लिमिटेशंस नहीं है कि आप एक कंपनी का लीगल एडवाइज़र हैं, 2 का हैं। आप अनलिमिटेड अपने कैलिबर, अपने क्षमता के हिसाब से कई कंपनीज़ का लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं और वही कंपनी आपको एनुअली पैकेज देंगी जो अपने कंपनी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस ख़त्म नहीं होते हैं। इसके बाद भी अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो मैं लॉ क्यों करूं सर, वाई शुड आई गो फॉर लॉ कोर्सेज, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहते हैं तो आजकल भारत के प्रत्येक स्टेट्स में विलेज लेवल पे कानून मित्रा का अपॉइंटमेंट होता है जिसमें लॉ डिग्री मैंडेटरी है और आप कानून मित्रा के पोस्ट पे अपने घर, अपने गाँव में भी वर्क कर सकते हो और एक गवर्नमेंट जॉब के पेरोल पे काम कर सकते हो। इसके अलावा आप देखते होंगे कोर्ट परिसर में भी बहुत सारे गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, जैसे पीपी हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन सब चीज़ों के लिए भी आप जा सकते हो। इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो एज अ गुड स्टूडेंट्स आपको जुडिशियल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। जुडिशियल सर्विस की तैयारी करके आप कहीं भी असिस्टेंट जज वगैरह के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और इन फ्यूचर यू विल हैव अ वेरी रॉयल लाइफ। डेफिनेटली दैट्स द रियली सैल्यूटेबल जॉब। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये डिग्री एक गैजेटेड डिग्री है, जस्ट लाइक सीए, एमबीबीएस और लॉयर की जो डिग्री होती है, लॉ डिग्री होती है, वो गैजेटेड डिग्री होती है। इन सभी पर्सन्स के पास जो ये डिग्री होल्डर हैं उनके पास किसी भी सर्टिफिकेट को अटेस्ट करने का ऑथेंटिक राइट होता है। वो किसी भी सर्टिफिकेट को अटेस्ट कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं और उनके अटेस्टेशन को प्रत्येक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एडमिट करता है कि हाँ ये जेन्युइन है।
इससे आगे अगर हम बात करें तो यही एक सिंगल कोर्स है जिसको करने के बाद आपके नाम के पहले विद्वान अधिवक्ता से संबोधित किया जा सकता है। कोई दूसरा कोर्स नहीं है जिसके पहले, जिसको करने के बाद आपके नाम के पहले विद्वान वर्ड लगे। तो दिस इज़ ग्रेट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस। अगर आप लॉयर हैं तो आपको कोई लीगल इनसिक्योरिटीज़ फील नहीं होती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आप किसी भी लीगल मसले को बड़े आसानी से समझ पाते हैं और आप जानते हैं कि कौन आपका एक्सप्लॉइट कर रहा है और आप उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं या कैसे अपने क्लाइंट्स को डिफेंस कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग्स, बिकॉज हमारे देश का संविधान सर्वोच्च माना जाता है, जहाँ पे कोई भी सेक्शंस का पीपल, चाहे वो कास्ट कम्युनिटी को लेकर के हो, चाहे वो अर्निंग को लेकर के हो, चाहे डेजिग्नेशन को लेकर के हो, उन सब का फाइनल डिसीजंस जो देता है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय देता है। और जहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के भी जो जज होते हैं वो भी एक लॉ होल्डर ही होते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग्स एवर। आई वुड लाइक टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स कि अगर आप इस फील्ड में किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सबसे पहले लॉ कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें ये कहाँ से करना चाहिए जो ये ऑथेंटिक हो। तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप लॉ कोर्स करने के लिए जाएंगे तो इसके लिए यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को ऑथराइज दे रखा है कि आप बैचलर या मास्टर की डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी ऑथराइज है तो वो अपने कैंपस में या अपने एसोसिएट या एफिलिएटेड कॉलेजेस में अपने इस लॉ कोर्स को रन कर सकता है। लेकिन जिस कॉलेज से अगर आप स्टडी कर रहे हैं उस कॉलेज को अलग से बीसीआई की भी अप्रूवल होनी जरूरी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बीसीआई एक ऐसी बॉडी है जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हुए उसको 60 के मल्टीपल्स में सीट प्रोवाइड्स करती है कि आपके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपके पास इतने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा है तो हम आपको इतना सीट अलॉट करते हैं। तो इस तरीके से बीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से ही करें। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है इसमें, तो एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि इसके लिए अगर बीएलएलबी करना चाहते हैं तो 12th में आपके 50% से अबव मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशंस में 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे एंट्रेंस भी है जैसे AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। आप इस टेस्ट में खुद को पार्टिसिपेट करके एक अच्छा मार्क्स गेन करके टॉप टू बॉटम आपको सेलेक्ट करके कॉलेज अलॉट किया जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट किया गया, जस्ट गो फॉर काउंसलिंग पर्पसेस। आप वहाँ पे जाएं, एडमिशन्स लें और इस कोर्स को कंटिन्यू करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रेगुलर कोर्सेज है, ये डिस्टेंस से बिल्कुल नहीं होता है और इसमें कहीं तो इवनिंग शिफ्ट भी है। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है जो प्राइवेट जॉब में इन्वॉल्व है और उसके पास ड्यूरिंग द डे टाइम नहीं है और अगर इसे पार्ट टाइम करना चाहता है तो इवनिंग शिफ्ट के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से वो इस लॉ डिग्री को हासिल कर सकता है। एक तो मैंने आपको बताया AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा है CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इन दोनों बॉडी के थ्रू आप एंट्रेंस का फॉर्म फिल करके आप लॉ के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पहले क्लैट के थ्रू ही स्टूडेंट्स को फिल्टर करके लेती थी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सेल्फ एंट्रेंस कंडक्ट करती है और बच्चे को एडमिशन्स देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी थे जो डायरेक्ट एडमिशन्स लेते थे जिसमें काउंसलिंग राइट्स डायरेक्टली कॉलेज को था कि अपने कॉलेज में आए हुए बच्चों का प्रवेश वो खुद ले सकता है। जैसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में ऐसा प्रोसेस था। अब पिछले 2 सालों से वहाँ भी एक एंट्रेंस का प्रोसीजर्स है जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, एंट्रेंस में बैठना है, फिर मार्क्स आने के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो रैंक है, और फिर उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप इस कोर्स को प्रॉपरली कर सकते हो। अब बात आती है क्या इसका एग्जामिनेशन मोड क्या है। देखिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को सेमेस्टर पैटर्न पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने का प्रोसीजर रखती है, लेकिन स्टिल अभी भी अगर मैं बात करूँ
तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो एनुअल पैटर्न पे इस कोर्स को कंडक्ट करवाती है, एग्ज़ाम वगैरह, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की जो है वो अभी भी एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। फिर वहीं पे सीसीएस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ की, तो वो सेमेस्टर पैटर्न लेती है। एमडीयू है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा की, वो भी सेमेस्टर पैटर्न लेती है। तो कहीं पे जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के थ्रू आपको ये एडमिशन्स लेना है। प्रॉपरली एडमिशन लेने के बाद क्लासेस लेनी है, और रेगुलर है तो 70% एंड अबव आपके अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक होते हैं। तो ऑल दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे चल रहे नंबरों पे आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू एज मच एज आई कैन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।